औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बॉर्न-हैबर साइकिल। तो बॉर्न-हैबर साइकिल बहुत ही अहम है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में आपसे कहा हुआ था, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था जब मैं हिसिस लॉ को डिस्कस कर रहा था, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि बॉर्न-हैबर साइकिल हम जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल के साथ करेंगे। और ये बेसिकली जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो नीट है, जी है, या हमारे पास NMDCAT है, ईटा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अहम है। और लास्ट ईयर का जो ये 2022 का जो NMDCAT का टेस्ट हुआ था, तो बेसिकली वहाँ पे 2021 का आई थिंक जब हुआ था, तो वहाँ पे NMDCAT में इसके क्वेश्चंस उठाए गए थे, ठीक है। और एनुअल एग्जाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। एनी हाउ, लेट्स मूव टूवर्ड्स। उस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट एनर्जी क्या है हमारे पास, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लेटेस्ट एनर्जी को। लेटेस्ट एनर्जी, इसके डेफिनेशन हमारे पास एक्चुअली बनता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट अ मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate of 1 mole of ionic solid compound into गैसियस आयन, ठीक है। जब हम 1 मोल आयनिक सब्सटेंस को लेते हैं और इसको गैसियस आयन्स में इसको डिसोसिएट करते हैं, या इसको मतलब यह है कि सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीटली सेपरेट, ठीक है, या डिसोसिएट भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है। सो इट मीन दैट द ब्रेकिंग ऑफ अ लेटेस्ट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका तो फिर ये मतलब हुआ कि इट मीन द breaking of crystal lattice is endothermic process, is endothermic process। yes definitely, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पे हम एनर्जी देते हैं, तभी हम इसकी ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। इट मीन कि आपको एक्सटर्नल सोर्स से कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है, ताकि वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज है, जो केमिकल फोर्सेज है, उनको आप ब्रेक डाउन कर सके, उनको आप तोड़ सके। तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई मतलब किसी न किसी फॉर्म में एक्सटर्नल सोर्स आपको रिक्वायर्ड होता है। इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लेटेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड है, उसकी ब्रेकिंग के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इसकी ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। अब ये तो ब्रेकिंग का हुआ है, अगर हम किसी सब्सटेंस को बना रहे हैं, किसी आयनिक सॉलिड को जब हम बनाएंगे तो फिर क्या होगा? सो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी required when an ionic solid is composed or produced from its constituents ions, ठीक है। तो इसके लिए भी जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी, कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। मतलब यह है कि अगर आप ऊपर वाले डेफिनेशन को वाइस वर्सा कर लें तो आपको ज्यादा समझ आएगी। जिस तरह हमें ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, इसी तरह हमें फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब फॉर्मेशन के लिए तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ये जो आयंस है ये इनफाइनेटली एक दूसरे से दूर है।
तो अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था तो इट मीन कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। सो द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड एज एन एग्जांपल हम ले लेंगे। द लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी क्या बनेगी? तो सबसे पहले हम, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी? 788 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है, प्लस ये हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लिहाजा यहां पे एनर्जी क्या हो रही है? यहां पे एनर्जी हमारे पास, मतलब यह है कि सिस्टम में रिक्वायर्ड होती है, सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है। और इसी का अगर जिस तरह हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ा कि सोडियम प्लस गैसियस स्टेट में, प्लस गैसियस स्टेट में ये हमें देता है, तो यहां पे हमारे पास -788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर क्या हो गया? ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे ये डिपेंड करता है? तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है किस चीज पे? अपॉन द चेंजेस ऑफ आयंस, अपॉन द चेंजेस ऑफ आयन। तो नंबर 1 है ऑन द चेंजेस ऑफ आयंस। मतलब ये कि अगर आयंस चेंज हो रहे हैं तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी की अमाउंट चेंज हो सकती है। सेकंड हमारे पास क्या है? साइज, साइज ऑफ आयंस। और थर्ड वन हमारे पास क्या है? यस, थर्ड वन हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, देखिए ये 3 फैक्टर्स है कि आयन को चेंज करने से हमारे पास उसका जो चार्ज है अगर वो चेंज हो रहा है तो भी लेटेस्ट एनर्जी चेंज होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास सेकंड स्टेप में साइज, स्मॉल, बड़ा, मतलब इसको अगर चेंज करते हैं तो भी चेंज होगी। और थर्ड हमारे पास अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में हमारे पास फोर्सेस भी आ जाते हैं कि इंट्रा और इंटरमोलिकुलर केमिकल फोर्सेस भी दरमियान में फिर आ जाते हैं। ठीक है, सो नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी एक्चुअली? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब इस लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह हमने ये वैल्यू लिखे कि हमारे पास 788 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी आ रही है, तो इसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट था, उन्होंने एक साइकिल, एक बॉर्न हैबर साइकिल, एक प्रोसेस उन्होंने कैलकुलेट किया था, उन्होंने डिराइव किया था। सो कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, तो क्या है हमारे पास? बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल, ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस है कि इसके जरिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास? डेफिनेशन हमारे पास होगा द सम ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास जो एनर्जी का मजमुआ होता है, चेंजेस इन द इनिशियल
changes in the initial and final states। हमारे पास इसके जो चेंजेस आते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे। अब वेरियस प्रोसेस, आप वेरियस प्रोसेस, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, अकरिंग इन अ क्लोज साइकिल, अकरिंग इन अ क्लोज साइकिल इज जीरो, ठीक है। अब हमारे पास जो एनर्जी चेंज, जिस तरह आपको पता है कि इससे पहले हमने हेसिस लॉ के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे भी देंगे कि हेसिस लॉ पे जब हमने बात की थी कि चाहे हमारे पास कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या सेवरल स्टेप में कंप्लीट हो, जो नेट अमाउंट होता है वो हमारे पास सेम आता है। लिहाजा यहाँ बॉर्न हैबर साइकिल उसी की एक तरह से एप्लीकेशन है। किस तरह एप्लीकेशन है? So latest energy can be directly calculated or determined by an experiment. Latest energy can be directly determined by an एक्सपेरिमेंट। ये हम किसी एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर बॉर्न हैबर साइकिल की जरूरत क्यों पेश आई? एक्चुअली एन आयनिक कंपाउंड थॉट टू बी प्रोड्यूस, ये अब रीजन है। एक्चुअली एन आयनिक कंपाउंड थॉट टू बी प्रोड्यूस इन स्टेप्स। आयनिक कंपाउंड स्टेप्स में प्रोड्यूस होता है, ये जर्नल थिंकिंग है, ये जर्नल थिंकिंग है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट रेयरली करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी कैन यूज हिसिस लॉ टू पुट टुगेदर दीज स्टेप्स। दैट्स व्हाई वी यूजेस हिसिस लॉ टू put together these steps। इन स्टेप्स को इकट्ठा करने के लिए हम हिसिस लॉ को यूज करते हैं। तो हिसिस लॉ के लेक्चर में हमने वो समेशन का पूरा डायग्राम आपको शो किया था, ठीक है, वहां पे आपको पूरा दिखाया था किस तरह ये पूरा मतलब यह है कि कंस्ट्रक्ट होता है। फॉर दिस पर्पज वी कंस्ट्रक्ट द बॉर्न हैबर साइकिल, एंड फॉर this purpose we construct the बॉर्न हैबर साइकिल। ये डिटेल इसलिए जरूरी था कि आपको पता हो कि व्हाई आर वी एक्चुअली यूजिंग बॉर्न हैबर साइकिल। और बॉर्न हैबर साइकिल क्या है? इट इज अ थर्मोकेमिकल साइकिल, इट इज a thermochemical cycle named after German साइंटिस्ट। जर्मन साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था और उसी के नाम पे फिर इसका नाम बन गया। Who introduced to analyze the factor, कि हमारे पास वो कौन से मतलब यह है कि फैक्टर्स है जो कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को लीड कर रहे हैं। टू एनालाइज द फैक्टर्स leading to the stability of an ionic कंपाउंड। ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए ये हमारे पास ये साइकिल बना हुआ है। ठीक है, ये साइकिल बना हुआ है। सो नाउ हम इसी साइकिल के ऊपर जाते हैं, लेकिन आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम पूरा साइकिल एक स्टेप में कर सके।
ये वो सारे रीजंस थे। ठीक है, अब हम साइकिल की तरफ चलते हैं कि बॉन हैबर साइकिल मतलब हमारे पास किस तरह काम करता है और इससे हम हिस लॉ के जरिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं और यहाँ पे हिस लॉ का रोल कितना अहम है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की और किस प्रोसेस के थ्रू, बॉन हैबर साइकिल के थ्रू, बॉन हैबर साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसके टू रूट्स है, हमारे पास टू रूट्स है। रूट वन हमारे पास क्या है, रूट वन हमारे पास एक डायरेक्ट स्टेप है और वो डायरेक्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर हम सोडियम सॉलिड को ले लें, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है सोडियम सॉलिड और इसके साथ हम हाफ Cl2 को ले लें, हाफ Cl2 को गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमें क्या बना के दे रहा है, NaCl, क्या NaCl, डेल्टा HF फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है ये -410.9 किलो जॉल पर मोल, -410.9 किलो जॉल पर मोल, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। अब हम आते हैं अपने रूट 2 पे। तो रूट 2 में हमारे पास क्या है, रूट 2 में हमारे पास अब स्टेप्स हैं। सो द नंबर 1 स्टेप इज विच वन, कि जिसमें हम सब्लिमेशन करते हैं। क्या करते हैं, सब्लिमेशन, सॉलिड सोडियम को हम गैसियस सोडियम में कन्वर्ट करते हैं। सोडियम इन अ सॉलिड फॉर्म हैज बीन कन्वर्टेड टू सोडियम इन अ गैसियस फॉर्म। ठीक है, और इसके लिए डेल्टा H सब्लिमेशन, इसके लिए डेल्टा H सब्लिमेशन हमारे पास क्या होगा, 107.7 किलो जॉल पर मोल, ये सब्लिमेशन का स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप हमारे पास है डिसोसिएशन या ब्रेकिंग का, कि जिसमें हम हाफ Cl2 को लेते हैं, ठीक है, और उससे हम एक क्लोरीन एटम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोरीन एटम गैसियस फॉर्म में, D/2। ठीक है, और इसके लिए एनर्जी कितनी है हमारे पास, 1 to 1.7। ठीक है, ये हमारे पास बनती है। अब थर्ड स्टेप, तो यहां पे थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत करता चलूं कि D/2 ये क्या है। D/2 एक्चुअली, इधर मैं लिख देता हूं, ये किसी भी बॉन्ड का हाफ है, ये किसी भी बॉन्ड का हाफ है, कि हम अगर किसी बॉन्ड को 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि अगर इसकी पूरी एनर्जी हम कैलकुलेट करें तो वो 242 ये कोई 14 आती है। ठीक है, ये उसकी हाफ एनर्जी यहां पे हमने ली हुई है, जो कि हमारे पास कितनी आती है, हमारे पास 1 to 1। आप Cl2 कर ले तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि ये Cl2 की हाफ एनर्जी है, कितनी है, हाफ एनर्जी है, Cl2 की ये हाफ एनर्जी है। ठीक है, थर्ड स्टेप, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सोडियम गैसियस फॉर्म की आयोनाइजेशन करते हैं। सोडियम गैसियस फॉर्म की आयोनाइजेशन करते हैं। आयोनाइजेशन इसकी क्या होगी, इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये कितनी है हमारे पास, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होगी 496 किलो जॉल पर मोल, 496 किलो जॉल पर मोल। ये आपका एमसीक्यूज भी आ जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द सोडियम इज हाउ मच। एंड द फोर्थ स्टेप कि हम क्लोरीन को
मतलब यह है कि आयन बनाए, क्लोराइड में कन्वर्ट करे। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो ये आयन की फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयन की फॉर्म में। तो इसकी ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ये कितनी है? ये -349 किलो जूल पर मोल है। -349 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एनर्जी आ जाती है। नाउ द फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन में हमारे पास अब सोडियम भी आयन फॉर्म में है, क्लोरीन भी आयन फॉर्म में है। तो ये हमें क्या बना के दे रहा है? ये हमें बना के दे रहा है NaCl, और ये किस सॉलिड फॉर्म में? किस में? सॉलिड फॉर्म में। तो इसके लिए डेल्टा H लेटेस्ट, इसकी लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास कितनी होगी? तो ये माइनस में आएगी, और ये हमने कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा कि डेल्टा HF दैट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस सेकंड पे क्या था? डेल्टा, सारे डेल्टा H को आप ले लें, D/2 प्लस हमारे पास डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस हमारे पास डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड प्लस हमारे पास क्या था? डेल्टा H लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्स है, और इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो आप ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उसको मैं रिमूव कर सके और ये कैलकुलेशन हम कर सकें। तो इसकी कैलकुलेशन मतलब यह है कि सिंपल है कि अगर आप लोगों को वैल्यूज याद हो, अगर आपको वैल्यूज याद हो तो ये कैलकुलेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है फिर। ठीक है, अब हमने डेल्टा HF इसकी वैल्यू हम ऊपर लिख लेते हैं। डेल्टा HF की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? -410.9 इज इक्वल टू, सब्लिमेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 107.7 प्लस डिसोसिएशन की कितनी थी हमारे पास? 121.7 और प्लस हमारे पास कितनी थी इसकी क्या नाम है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कितनी थी? 496, एंड माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 349, कितनी थी? 349, एंड प्लस डेल्टा H लेटेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। ये हमने कैलकुलेट करना है, लिहाजा अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंजिंग के बाद क्या हो जाएगा? रीअरेंजिंग के बाद हमारे पास डेल्टा H ये बराबर हो जाएगा किस चीज के? तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा -410.9। ठीक है, -410, ये हमारे पास आ जाएगी -107.7, 107.7, फिर हमारे पास -121.9, ये हमारे पास -121.9, -496 और +349। जो वैल्यूज हमारे पास प्लस थी वो माइनस हो गई, जो माइनस थी वो क्या हो गई है? वो प्लस हो गई है। तो इससे हमारे पास आता है माइनस, कितना आता है? कैलकुलेट करें, हाँ कैलकुलेटर निकालें, 1135.5 एंड +349। तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? -786.5। ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा H लेटेस्ट। क्या जाता है? डेल्टा H लेटेस्ट। ये हमारे पास इसकी एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो अब इस एनर्जी को आप देखें तो ये हमारे पास किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब मैं ये नीचे इसको रिमूव करता हूं, आपको डायग्रामेटिकली ये शो कर लेता हूं कि आप बॉन हेबर साइकिल को डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं। तो बॉन हेबर साइकिल को डायग्रामेटिकली कि सोडियम है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, प्लस हमारे पास क्या है? हाफ Cl2 है गैसियस फॉर्म में, और ये हमें क्या दे रहे हैं? NaCl। क्या?
सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब इसके स्टेप्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पहले क्या बना था? तो ये सबसे पहले बना था सोडियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। सोडियम गैसियस फॉर्म में उसको हमने क्या कहा था? डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप इसका किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना था? ये हमारे पास इसकी डिसोसिएशन हुई थी किस चीज में? Cl2 गैसियस फॉर्म में, डेल्टा H D/2 डिसोसिएशन। फिर इसका क्या हुआ? तो ये हमारे पास आयन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था और इसको हम कहते हैं डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसका क्या हुआ था? ये हमारे पास B आयन में कन्वर्ट हुआ था और हमने कहा था कि ये डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये दोनों जब कंबाइन हुए तो इन्होंने ये बनाया। क्या बनाया? ये बनाया। और ये हमारे पास क्या है? डेल्टा H लेटेस। और इसकी वैल्यू हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट की है, कितनी है? -76.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बॉन हैबर साइकिल सोडियम क्लोराइड का है। यहां पे मैं आपको एक एमसीक्यूज देता हूं। हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड की KBr की डेल्टा H लेटेस्ट एनर्जी में आपको दे रहा हूं, इसका साइकिल आप लोगों ने खुद बनाना है कि माइनस हमारे पास कितनी है? 669.3 किलो जूल पर मोल। इसका बॉन्ड हैबर साइकिल आप लोगों को खुद ड्रा करें। अगर आप लोग ये ड्रा कर सके तो इट मीन कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर है। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द बॉन्ड हैबर साइकिल के हिसिस लॉ का ये एप्लीकेशन किस तरह काम करता है। Why are we using बॉन्ड हैबर साइकिल? तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स एरिया में लिख ले, मैं इंशाल्लाह भरपूर आंसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।